Great Indian Retirement Show. The Great Indian Retirement Show. Presented by Bajaj Capital. इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो बड़े पिलर्स हैं किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। इन सब गोल्स के लिए जो आने वाले हैं, अगर आप ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दें, उससे नहीं चलेगा। लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, क्या ये सही चीज होती है? ये पीपीएफ जो है, ये आपका साथ देगा जब तक आप रहेंगे। 10% गोल्ड में, 100 में से अपनी उम्र घटाएं उतना इक्विटी में यानी म्यूचुअल फंड सिप्स में, और बाकी जो बचा वो डेट में यानी पीपीएफ, एनपीएस, बैंक एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह। आपके जो भी मंथली खर्चे हैं, जो आपका एक मासिक बजट है, उसको आप 3 से गुना करिए। तो मान लीजिए आपका मासिक बजट 1 लाख रुपए का है, तो 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए एज इमरजेंसी फंड। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो। हाय, माय नेम इज आकृति। 30 से 60 तक पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, प्रेजेंटेड बाय बजाज कैपिटल। आज इन्वेस्ट, कल रेस्ट। तो बहुत से लोग सोचते हैं, क्योंकि 30 से 60 वाली वो उम्र होती है जब लोग अपना करियर ग्रो कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को ग्रो कर रहे होते हैं। दे हैव सो मेनी ऑप्शंस अराउंड देम। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पैसा कहाँ लगाया जाए, कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि एज यू ओपन द सोशल मीडिया, यू सी सो मेनी ऑप्शंस कि आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड टुडे आई एम गोना मेक यू मीट द राइट पर्सन, जो आपको बताएंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। इज इट म्यूचुअल फंड्स, इज इट पीपीएफ, इज इट एनपीएस, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, गोल्ड, एफडी। सोशल मीडिया थोड़ा रोकिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल करेक्ट इंसान से मिलवाने वाली हूँ। वी हैव मिस्टर अनिल चोपड़ा फ्रॉम बजाज कैपिटल, हु इज गोइंग टू टेल अस एवरीथिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, ताकि रिटायरमेंट के बाद आप रेस्ट कर सके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द ग्रेट इंडियन रिटायरमेंट शो में। हाउ आर यू सर, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और जो टॉपिक भी है आपका, वो आई एम श्योर कि आपके जितने भी सुनने देखने वाले हैं उनको बहुत ही पसंद आएगा। वो कुछ काम की बातें मिलेंगी उसको, जिसको वो अपना के अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली सर। देखिए, आजकल जो 30 से 60 वाली एज ब्रैकेट होती है, काफ़ी कंफ्यूजन में रहती है। तो शुरुआत ही हम इस चीज़ से करेंगे कि लोग डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, क्या ये सही चीज़ होती है? देखिए, ना। 30 से 60 की बहुत लंबी रेंज है, बट इसमें मोस्टली लोगों की शादी हो चुकी है, छोटे बच्चे हैं, फिर उनकी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, उनकी शादी की तैयारी कर रहे हैं, रिटायरमेंट भी कुछ लोगों को नज़दीक रखती है कि उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप इन सब गोल्स के लिए जो आने वाले हैं, अगर आप ऐसे ही बिना किसी प्लानिंग के प्रोडक्ट्स खरीदना शुरू कर दें, जैसे आपने गिनाया कि भाई कुछ म्यूचुअल फंड कर दिया, कुछ पीपीएफ कर दिया, तो उससे नहीं चलेगा। इसमें आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, रैंडम नहीं हो सकते आप। आपको एक प्रॉपर एक प्लान बना के और गोल से रिलेट करके ही प्रोडक्ट्स लेने हैं, सॉल्यूशंस लेने हैं, तभी जो है आप अपनी लाइफ को सुचारू रूप से और बहुत ही कंफर्टेबल बना पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैजुअल ना रहें। ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है। इसको ध्यान से सारे विकल्पों को समझें, सारे ऑल्टरनेटिव्स को समझें, और फिर उन सबको इंक्लूड करें अपने पोर्टफोलियो में, जो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सर्व करते हैं। तो सर, शुरुआत कैसे होनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए सबसे पहले? देखिए, पहले तो क्या है, लोग सोचते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट से पहले भी कुछ रिक्वायरमेंट है। आकृति, सबसे पहले है कि हमको अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। तो इमरजेंसी फंड के लिए कुछ लिक्विड पैसा रखना चाहिए हमको, क्योंकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है हमको। अगर हमने ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट में पैसे फंसा कर रख दिए जहाँ से जब चाहो आप निकाल ही ना सको, तो उस इन्वेस्टमेंट क्या फ़ायदा हुआ। तो इसलिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी फंड की। उसका हम आपको एक बता देते हैं रूल। उसका रूल क्या है कि आपके जो भी मंथली खर्चे हैं, जो आपका एक मासिक बजट है, उसको आप 3 से गुना करिए। तो मान लीजिए आपका मासिक बजट 1 लाख रुपए का है, तो 3 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए एज इमरजेंसी फंड, जो आप रखिए या तो अपने सेविंग्स बैंक में या किसी लिक्विड फंड में। उसके पहले आप इन्वेस्टमेंट में ना जाएं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है इंश्योरेंस। प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, ये फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट से पहले ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब ये है कि इन्वेस्टमेंट बाद में, पहले इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। सर, इंश्योरेंस को लोग इन्वेस्टमेंट समझते हैं, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। देखिए, इंश्योरेंस का काम जो है वो आपकी प्रोटेक्शन देना है आपको, वेल्थ क्रिएट करना नहीं है।
तो कोई भी इंसान बहुत अमीर नहीं हो जाता इंश्योरेंस करके, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, और अगर आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी गलती कर जाते हैं। तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो बड़े पिलर्स हैं किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ये एक दूसरे का विकल्प नहीं है। ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट कर ली तो इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, या इंश्योरेंस के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दोनों ही एक साइकिल के दो पहिए के जैसे हैं। आपकी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते आप जब तक आप दोनों का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप ऐसे प्रश्न पूछें कि जिससे आपके दर्शक और सुनने वालों को क्लैरिटी मिल जाए कि इन्वेस्टमेंट की क्या बेनिफिट्स हैं, इंश्योरेंस के क्या काम हैं, दोनों मिलके कैसे हमारी लाइफ को बढ़िया बनाते हैं। राइट सर। तो सर मान लीजिए इंश्योरेंस लोगों ने करा लिए, अब अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो उस चीज़ के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, देखिए, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। ये ऐसा है जैसे कि कोई इंसान घर बनाता है। तो अगर से आप मानेंगे कि अगर कोई घर बनाना शुरू करता है तो शुरुआत करता है नींव से। नींव ही नहीं पड़ेगी अगर तो दीवारें खड़ी नहीं कर सकते आप, ना छत डाल सकते हैं। तो उसी नींव को ही हम बोलते हैं कि भई वो है आपकी इमरजेंसी फंड और साथ में टर्म इंश्योरेंस वगैरह। फिर आपको दीवारें खड़ी करनी है, बिना दीवारों के भी घर नहीं बनेगा। तो जो दीवारें हैं वो हैं हमारी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट में क्या ऑप्शंस है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छे-अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में सिप्स हो गई, उसके अलावा गोल्ड हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, एनपीएस हो गया। तो ऐसे करके आपकी 4 दीवारें बन जाती हैं, जिसके ऊपर अपना घर खड़ा कर सकते हैं। और जो छत है, वो है आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग। उसके बिना तो आप जो है अपने कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं हो रखी है। तो ऐसे करके आपको तरह-तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हर एक के अपने-अपने फ़ायदे हैं। म्यूचुअल फंड सिप्स के अपने बेनिफिट्स हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसमें टैक्स फ्री रिटर्न मिलती है और वो आपका साथ देता है ज़िंदगी भर जब तक आप रहते हैं। और इसके अलावा जैसे गोल्ड है, गोल्ड के बारे में सब जानते हैं कि गोल्ड क्या रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। इसमें हम अपने परिवार में जनरेशन बाय जनरेशन इसको आगे पास करते जाते हैं, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी भी बहुत हाई है और ये हमेशा इन्फ्लेशन को भी बीट कर देता है। इसके अलावा आपके पास एनपीएस भी होना चाहिए, जिससे आपकी पेंशन की प्लानिंग होती है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर में है ना हमारे देखने सुनने वाले, उनको तो कोई पेंशन मिलने वाली नहीं है, तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलती है। तो अपनी पेंशन खुद बनाने के लिए एनपीएस एक बहुत बढ़िया विकल्प है। तो ये मैंने कुछ नाम गिना दिए आपको। अब जैसे-जैसे आप आगे चलेंगे तो एक-एक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सर मैं एसआईपी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मुझे लगा था ये रिटायरमेंट के लिए होता है एसआईपी? देखिए, ये रिटायरमेंट के लिए भी होता है, लेकिन इसके और भी बहुत इस्तेमाल हैं। पहली बात तो हम सबको क्लियर कर दें कि सिप जो है, जिसका पूरा फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये हमारे हिसाब से एक भगवान की दी हुई गिफ्ट है। गॉड्स गिफ्ट टू मैनकाइंड है। तो भगवान ने तो हमें गिफ्ट दे दी है, लेकिन अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान हमारा अपना है। तो म्यूचुअल फंड सिप जो है वो एक ऐसे इकलौता एक बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है या विकल्प है या तरीका है, जिसके जरिए आप आकृति अपनी जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण गोल्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं बच्चों की एजुकेशन। सबसे पहला गोल होता है, बच्चे आजकल 1 या 2 ही होते हैं, और वो आप अगर आपका बच्चा 5-6 साल का है, जब 18 का होगा आपको ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, तो आप सिप करके और अपने उसको नाम लिख के कि ये मेरी बेटी अपर्णा के लिए है सिप, ये मेरे बेटे सुमंत के लिए है। ऐसे करके गोल्स को लिंक कर दें सिप के साथ। फिर जब उनके पैसा आएगा, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ से सिप से आप वो काम आ जाएगा। ऐसे ही फिर शादी के लिए भी काम आता है। उसके अलावा अगर आपने घर बनाना है कभी, उसकी डाउन पेमेंट करनी है, तो वहाँ पे भी सिर्फ काम आता है। और साथ में ही अगर रिटायरमेंट में तो बहुत ही ज़्यादा काम आता है ये। बहुत लोगों ने अपनी सिप करके करोड़ों रुपए इकट्ठे करके अपने रिटायरमेंट को सुखमय बना लिया है। तो बस ये है कि म्यूचुअल फंड सिप जो है, वो एक तीर से कई सारे आप शिकार कर रहे हैं। आपकी तरह-तरह के गोल्स जो है पूरे हो रहे हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड सिप्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। और अगर कोई इंसान ऐसा है और आपके जो प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो सिप को नहीं अपनाते हैं, तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल गलती कर रहे हैं। जी सर। सर हम लोग रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। आज जो लोग हमें देख रहे हैं 30 से 60 की उम्र वाले अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोच के चलते हैं। तो उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं जो वो ऑप्ट कर सकते हैं सो दैट सुखमय उनका एक रिटायरमेंट हो सके? बिल्कुल, देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एक तो हमने बात करी म्यूचुअल फंड सिप की। इसके अलावा हम सबको ये सलाह देते हैं कि सारे जो परिवार में आपके सदस्य हैं 18 साल से ज़्यादा वाले, उनके लिए एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट ज़रूर खुलवाएँ। ये एक सरकार की स्कीम है और इसमें ई का कॉन्सेप्ट है, यानी एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। तो जब पैसा इसमें डालते हैं आप, कोई टैक्स नहीं लगता आपको,
और इसके बाद छूट भी मिलती है पुरानी टैक्स रेजिम में। जो इस पे ब्याज मिलता है वो कर मुक्त होता है कंप्लीटली, उसमें कोई टैक्स लगता ही नहीं है, चाहे वो ब्याज हो 2 लाख का या 10 लाख का। और जब आप इससे पैसा निकालते हैं, जब भी आप निकालते हैं तब भी कोई टैक्स नहीं लगता। और ये पीपीएफ जो है ये आपका साथ देगा जब तक आप रहेंगे। जबकि जो नॉर्मल प्रोविडेंट फंड होते हैं ना, वो तो जब इंसान रिटायर होता है तो वो पैसा वापस मिल जाता है 60 साल में या जब भी रिटायर होते हैं। लेकिन जो पीपीएफ है जब आप 65, 70, 80, 95 के हो जाएंगे तब भी आपके साथ रहेगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में। उसके अलावा जैसे मैंने पहले नाम लिया था एनपीएस, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके लिए सरकार ने करीब अब हो गए हैं 20 साल हो गए हैं, 2004 से शुरू हो रखा है, ये 22-23 साल हो गए हैं। और पीएफआरडीए एक जो सरकारी जो एक उपक्रम है, पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसको मैनेज करती है। और ये जनरल पब्लिक के लिए हर एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा है और 85 से कम, तो अभी पीछे रूल बदल दिए हैं तो इसमें सभी लोग ऑलमोस्ट आ जाते हैं। तो आप सभी लोग एनपीएस में अपना खाता खुलवा सकते हैं। और इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है, थोड़े से मिनट लगते हैं आपको। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक कैंसिल चेक होना चाहिए, ऑनलाइन जाके भी खुल जाता है। और उसमें आप अपनी क्षमता के अनुसार जितना जमा कर सकते हैं जमा करते जाएं, चाहे वो 10,000 रुपए की रकम हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे वो 5 लाख हो। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक साल अगर 1 लाख रुपए डाल दिया तो हर साल 1 लाख डालना है, ये कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं है। अपनी क्षमता के अनुसार जोड़ते चलिए और 60 के बाद 85 से पहले कभी भी आप, जब आपका दिल चाहे, आप इससे पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत बढ़िया हो जाती है। उसके अलावा गोल्ड है, देखिए गोल्ड तो एक एवरग्रीन चीज़ है, लेकिन उसमें भी क्या है कि 2 तरह के गोल्ड हैं आजकल आकृति। एक तो है ज्वेलरी, फिजिकल गोल्ड वगैरह जो लोग पहनते हैं, लॉकर में रखते हैं ज़्यादातर। लेकिन दूसरी तरह का गोल्ड ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है जिसको हम पेपर गोल्ड बोलते हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ, ये गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो इन दोनों में हमारी सलाह ये रहती है कि फिजिकल गोल्ड ज्वेलरी सबके पास अच्छी खासी है, अब टाइम आ गया कि अब हम जाएं पेपर गोल्ड की तरफ। उसके फायदे क्या हैं कि एक तो वो इन्फ्लेशन को बीट करता चलता है। पीछे देखा आपने गोल्ड ने कितनी स्पीड से अपना प्राइसेस बढ़ाए हैं और लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगा है, उसमें प्रॉफिट भी हुआ है लोगों को, और आगे भी होता रहेगा क्योंकि इन्फ्लेशन को हमेशा बीट करता ही है। दूसरा, इसमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, जब चाहे आप अपना जो गोल्ड है उसको ज्वेलर शॉप पे जाके, बैंक में जाके उसको रुपए में बदल सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हर एक चीज़ में नहीं होती है, तो इसलिए गोल्ड भी होना चाहिए। लेकिन उसके कुछ फार्मूले हैं, वो आपको अलग से बताएंगे कभी हम कि कितना होना चाहिए गोल्ड में। सर बिल्कुल उसके बारे में बात करेंगे। आपने मुझे इतने सारे ऑप्शंस दिए हैं, तो किसी भी इन्वेस्टर को, जो भी इंसान में रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है, किसी 1-2 में करना चाहिए इन्वेस्ट या बहुत सारे प्रोडक्ट्स में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, देखिए पोर्टफोलियो तो आपका जितना वेल डाइवर्सिफाइड होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम आपको बता दें आकृति कि पूरी दुनिया में, चाहे आप नोएडा में हैं, चाहे कनाडा में हैं, 4 ही ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपने सेविंग्स को निवेश कर सकते हैं, ठीक है? और 4 क्या हैं वो सब जानते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। वो हैं डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी, ठीक है? तो डेट में तो आपके आगे वो प्रोविडेंट फंड जो पीपीएफ की मैंने बात करी, एनपीएस वगैरह, या कुछ पोस्ट ऑफिस की स्कीमें होती हैं। फिर गोल्ड तो अभी हमने बात करी कि गोल्ड में पेपर गोल्ड रहना चाहिए। इक्विटी में क्या है, म्यूचुअल फंड सिप मेनली। और जो प्रॉपर्टी है वो अपना लोग घर बना ही लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम प्रॉपर्टी में निवेश की तभी हम सलाह देते हैं जब किसी के पास गॉड्स की ग्रेस से और अपनी मेहनत से अगर 3-4 करोड़ से ज़्यादा है, तो इन 4 चीज़ों में बांटना चाहिए। और विद इन ये जो 4 चीज़ें हैं, डेट में ये पीपीएफ, एनपीएस, गोल्ड हो गया पेपर गोल्ड, म्यूचुअल फंड एक में सिप वगैरह हो गई, लमसम हो गया, और थोड़ी प्रॉपर्टी हो गई। तो ये अगर आपने सब 4-5 चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में ले रखी हैं और आप एक प्लान के तहत रेगुलरली इसमें जमा करते जा रहे हैं और उसको रिव्यू करते हैं, रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ कहीं कम ज़्यादा तो नहीं करना है, तब मेरे हिसाब से आपका जो मेंटल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपको आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव होगा, आपको आर्थिक मोक्ष भी मिल सकता है। जी सर। सर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपने बताए। पेरेंट्स कहते हैं एफडी में लगा लो, जो फ्रेंड्स होते हैं कहते हैं म्यूचुअल फंड, सोशल मीडिया कहता है गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो। टू स्टार्ट विद किस चीज़ के साथ हमें शुरू करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इसमें हर्ज नहीं है कि आपने अगर अपना इमरजेंसी फंड बना लिया है और टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस ले ली है, उसके बाद सबसे पहले आपके पास म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। और उसका भी एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि कितना बचाएं अपनी इनकम का, 30% की एक हम बात करते हैं कि अगर आपकी मंथली सैलरी जो है 50,000 रुपये की है, अभी अभी स्टार्ट किया आपने, तो आपको 15,000 रुपये बचाना है।
और आपकी कुछ तरक्की हो गई है, अब आप 2 लाख महीने का कमा रहे हैं, तो आपको 60,000 बचाना है। अब ये जो 60,000 बचाया या जो भी अमाउंट बचाया, इसको आपने बाँटना है, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड सिप में, पीपीएफ में, एनपीएस में, हेल्थ इंश्योरेंस में, टर्म प्लान वगैरह-वगैरह में। तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है, जिसके लिए आपको मिलना चाहिए बजाज कैपिटल के एक्सपर्ट रिलेशनशिप मैनेजर से। और आई थिंक हमारे प्रोग्राम में टिकर भी चल रहे हैं, जिसमें हमारा नंबर वहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो हम सब दर्शकों को बोलेंगे कि वो नोट करके हमारे यहाँ फ़ोन करके ये सारी सहूलतें प्राप्त कर सकते हैं, और इसके कोई चार्जेज़ नहीं है। और फिर आपको एक प्लान बनाया जाएगा, और फिर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद करी जाएगी। तो ऐसे करके आपको एक-एक करके सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में लेकर आनी है। सर एक आइडियल अप्रोच थोड़ा अगर आप बता सके 35 इयर्स ओल्ड प्रोफेशनल जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या एक अप्रोच रहनी चाहिए कि रिटायरमेंट जब उनका आए तो मुस्कुराते हुए आए? हाँ, नहीं देखिए, अब 35 साल जैसे बोला आपने, तो एक हमारा फ़ॉर्मूला है कि जो इसमें इक्विटी है यानी म्यूचुअल फंड सिप है, उसमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, उसका फ़ॉर्मूला है 100 में से अपनी उम्र घटाएँ उतने परसेंट। तो अगर 35 वर्ष आपने एग्ज़ाम्पल लिया, तो 100 माइनस 35 होता है 65। तो जो आपकी सेविंग है उसका 65% तो करें म्यूचुअल फंड सिप्स में। और वो भी म्यूचुअल फंड सिप का अमाउंट अगर आपका आता है, मान लीजिए 25,000 रुपये करना है आपने हर महीने, तो उसको 5 सिपों में डिवाइड करना है, इक्वल 5-5 हज़ार रुपए की। और वो भी कौन सी सिपें हैं, वो भी हमारी टीम बताएगी आपको। उसके अलावा जो बाकी बचता है पैसा 65% यहाँ डाल के, वो फिर बाँटना है हमको, थोड़ा बहुत एनपीएस में, थोड़ा पीपीएफ में, थोड़ा गोल्ड के म्यूचुअल फंड में, और थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी की तरफ, और थोड़ा टर्म प्लान की तरफ। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल हर एक की जो रिक्वायरमेंट है अलग-अलग होती है। कुछ के दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे होते हैं, कहीं पे बच्चों की शादी हो गई है, कहीं पे बच्चों की एजुकेशन नहीं हुई है अभी। तो हर एक इंसान की उनकी एग्ज़ैक्ट डिटेल्स के हिसाब से ये प्लान बनता है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की पूरी मदद की जाती है। सर कोई रियल लाइफ एग्जांपल अगर आप दे सके? हाँ, देखिए, जैसे हम आप एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई अभी 50 साल के हो गए हैं, ठीक है? और उनके जो बच्चे हैं, अब वो उनकी एजुकेशन वगैरह हो गई है, उनकी शादी की तैयारी हो रही है, घर बना लिया उन्होंने अपना, उसकी ईएमआई जा रही है, वो रिटायरमेंट को रह गए हैं 10 साल। तो पहला प्रश्न जो आता है आकृति हर एक के इंसान के माइंड में, कि क्या मैं जो जोड़ रहा हूँ पैसे, जोड़ता आ रहा हूँ मैं अभी तक, क्या वो काफ़ी होगा? तो ये एक क्वेश्चन हर एक को ना ये तंग करता है कि भई इज़ विल दैट बी इनफ व्हाटएवर आई एम सेविंग? तो एक तो उसका उत्तर हम बता देते हैं आपको, वो ये है कि जो भी आपकी जब आप रिटायर होंगे, तो आपका जो भी महीने का खर्चा होगा, उसको अगर आप 250 से गुणा करते हैं, उतनी रकम अगर आप जोड़ ली रखी है आपने, फिर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि रिटायरमेंट प्लानिंग बढ़िया होगी। अब मैं एग्ज़ाम्पल पे जाता हूँ वापस कि 50 साल की उम्र है, और उनको ये लगता है कि भई जब मैं 10 साल के बाद रिटायर हो जाऊँगा, तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि कम से कम मेरे को 1 लाख रुपए हर महीना मिल जाए, ताकि मैं अपना गुज़ारा अच्छे से कर सकूँ, ठीक है? तो 1 लाख रुपया हर महीने कमाने के लिए जो फ़ॉर्मूला बताया मैंने 250 से गुणा करने वाला, 2.5 करोड़ रुपया। तो 2.5 करोड़ रुपया उनके पास होना चाहिए जब वो 60 साल के होंगे। अब वो देख सकते हैं कि वे 50 साल के हो गए हैं, मेरे पास तो ऑलरेडी अभी तो मैंने जो जोड़ा है, वो तो अभी 1.5 करोड़ ही है, तो 1 करोड़ का गैप है। तो 1 करोड़ कैसे पूरा करना है, कितना-कितना अमाउंट कैसे-कैसे, वो हमारी प्लान बता के देगा उनको। उसको वो जब फ़ॉलो करेंगे अनुशासन के साथ, कुछ खर्चे कम करेंगे, कुछ सेविंग बढ़ाएँगे, तो फिर वो अपने आप को तैयार पाएँगे कि रिटायरमेंट जब आ जाएगी, तो आश्वस्त हो जाएँगे कि मैं लंबा जीऊँगा, और मुझे पैसे की कभी कमी नहीं होगी, और मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। राइट। सर हमने म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, इंश्योरेंस, एफडी, गोल्ड इन सब की बात करी है। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि ये सारी चीज़ें क्या एक ही डायरेक्शन में काम करती हैं? नहीं देखिए, हर एक का रोल अलग-अलग है, हर एक का पर्पज़ अलग-अलग है, ठीक है? जैसे एनपीएस की हमने बात करी, तो एनपीएस से आप अपने बच्चों की शादी नहीं कर सकते। एनपीएस से आप अपने बच्चों की पढ़ाई करनी, क्यों? क्योंकि वो 60 से पहले आपके हाथ में पैसे आएँगे ही नहीं। उसका काम सिर्फ़ एक ही है, पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग करना, ठीक है? जबकि जो म्यूचुअल फंड सिप है, उससे आप सारे गोल्स एक-एक करके पूरे कर सकते हैं। जो पीपीएफ है, वो भी हमारे हिसाब से, क्योंकि वो लंबे पीरियड का होता है, कम से कम 15 साल तो पहली दफ़ा, फिर 5-5 साल के लिए आप उसको एक्सटेंड करते हैं, तो वो भी आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हो जाता है। जो गोल्ड है, उसको नॉर्मली लोग ऐसे मान के चलते हैं कि भई ये तो हमने अपने बच्चों को एज़ अ गिफ्ट दे देना है, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, और वो आगे दे देंगी, तो उसको कभी भी ऐसे नहीं देखा जाता कि भई हम इसको इस्तेमाल कर लेंगे या इसको इसको यूज़ कर लेंगे, वो बढ़ता ही जाता है। तो बाकी जो म्यूचुअल फंड सिप्स हैं, वो जब गोल आते हैं तब उसको इस्तेमाल करते जाते हैं। तो हर एक का पर्पज़ अलग-अलग है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं करा तो वो कर लिया, क्योंकि हर एक के आगे लिखा होना चाहिए कि ये इस काम के लिए हम जोड़ रहे हैं।
सर कॉम्बिनेशन कैसे बनाना चाहिए? क्योंकि आपने कहा सिंगल प्रोडक्ट तो मत लो, कॉम्बिनेशन बनाना इज़ इम्पोर्टेंट। हाउ टू फिगर आउट द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर योरसेल्फ? बेस्ट कॉम्बिनेशन का आपको फॉर्मूला बता देते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 10% तो होना चाहिए गोल्ड में, जो भी आपकी टोटल सेविंग है, ठीक है? और 100 में से अपनी उम्र घटाइए, उतना होना चाहिए इक्विटी में यानी म्यूचुअल फंड सिप में, और बाकी जो बचा वो डेट में। और डेट में क्या आता है वो दोबारा से गिना देते हैं। डेट में आते हैं पोस्ट ऑफिस की स्कीमें जैसे कि मंथली इनकम स्कीम वगैरह या सुकन्या समृद्धि स्कीम, उसके अलावा पीपीएफ, एनपीएस। तो आपको ये है, और प्रॉपर्टी जो है वो आपको ईएमआई के थ्रू ही बनानी चाहिए। उसका हमने पिछले प्रोग्राम में नितिन के साथ जो किया था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो हम दर्शकों को सलाह देंगे कि हमारे इसी प्रोग्राम का जो पुराने एपिसोड्स हैं उसको देखना ना भूलें। उसमें उनको बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी मिलेगी ताकि वो दोबारा यहाँ रिपीट ना करनी पड़े। तो बस दोबारा से एक बारी हम रिपीट कर देते हैं कि जो फ़ॉर्मूला है वो ये है कि 10% गोल्ड में, 100 में से अपनी उम्र घटाएँ उतना इक्विटी में यानी म्यूचुअल फंड सिप्स में, और बाकी जो बचा वो डेट में यानी पीपीएफ, एनपीएस, बैंक एफडी और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह। और सर सुननी किसकी चाहिए? क्योंकि लोग आजकल बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। सोशल मीडिया की सुने, एक्सपर्ट्स की सुने। देखिए, जब कभी अगर कोई बीमार हो जाता है तो नॉर्मली आप अपने पड़ोसी की सुनते हैं या रेडियो की या डॉक्टर साहब की। डॉक्टर साहब की। यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल डॉक्टर की सुननी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया की, या फिर कोई दोस्त आपको कुछ कर रहा है। कुछ लोग क्रिप्टो में फंसा देते हैं, कुछ इधर की बात करके कि भाई मैंने यहाँ शेयर में इन्वेस्ट किया था मेरा डबल हो गया। ऐसी बातों में ना आके आप एक प्रॉपर जो ट्रेंड हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने एजुकेशन ली हुई है, जो फाइनेंशियल प्लानर हैं, उनसे अगर आप सलाह लेंगे तो फिर वो सलाह हमेशा आपके काम ही आएगी और उसमें कभी गलती नहीं करेंगे आप। सर हमने बात की क्या करना चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप ये भी बता दें कि क्या नहीं करना चाहिए जो गलतियाँ लोग करते हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग? देखिए, एक तो ये कि भई जो हमने 3-4 चीज़ें बताई, तो कुछ लोगों का होता है कि हमने सुना था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते चलो, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, तो वो कुछ दूसरी चीज़ें देखते नहीं है और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते जाते हैं। फिर पैसा उनका फँस जाता है, इलिक्विड हो जाता है और फिर उनको समझ ही नहीं आता कि हमसे क्या गलती हुई। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हमने अपने पापा जी से सुना था कि बैंकों में एफडी बहुत सेफ़ है, तो वो सारा पैसा बैंकों में एफडी लगा के बैठ जाते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि जो रिटर्न आती है, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती। तो ऐसी गलती ना करें कि सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास करके अपना सारा पैसा या कोई गोल्ड में लगा के या कोई प्रॉपर्टी में लगा के या एफडी में लगा के ना बैठ जाएँ। जैसे हमने बताया, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएँ और लोगों की बातों में ना आएँ, सोशल मीडिया पे ना जाएँ। आप एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स से सलाह लें और एक प्लान बनवाएँ अपना, उस प्लान को अपने पास रखें, उसको स्टडी करें, उसको डिस्कस करें अपने स्पाउस के साथ, अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, ताकि सबकी उसमें जो उनकी कंसर्न्स हैं वो उनको एड्रेस हो सकें और फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अगर, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि सुनी-सुनाई बातों पे आप विश्वास करके और सारे पैसों को अपने एक आध जगह लगा के और उसको फँसा के बैठ जाएँ। सर एज़ यू मेंशन्ड कि पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है, तो हर किसी के लिए एक अलग तरह का पोर्टफोलियो बनेगा? नहीं, देखिए, पोर्टफोलियो तो हर एक का अलग ऐसे बनेगा कि भई जैसे कुछ लोगों को अपने माता-पिता से घर का गिफ्ट मिल जाता है। अगर कोई इकलौता बच्चा है और पापा जी ने घर बनाया हुआ है, तो उसको फिर घर की तैयारी नहीं करनी है। लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं कि अभी पेरेंट्स ही खुद रेंटेड घर में रह रहे हैं और आगे बच्चे 2-3 हैं, तो उनको तो फिर घर की खुद तैयारी करनी पड़ेगी। तो सिचुएशन है कि अलग-अलग होती है, ठीक है ना? किसी के 1 बच्चे हैं, किसी के 3 हैं। तो उस हिसाब से ही कि आपको डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के लिए कितना अमाउंट चाहिए और उसके लिए क्या विकल्प हैं, जैसे हमने बात करी। और फिर वो एज के हिसाब से कि अगर आप 40 साल के हैं तो 60% जा सकता है आपका इक्विटी में, 100 - 40। लेकिन अगर अब आप 60 साल के हो गए हैं, रिटायर होने वाले हैं, तब आपको इक्विटी में कम कर देना चाहिए, 100 में से 60 घटा के 40। तो ऐसे आप देखेंगे कि हर एक इंसान के लिए जो पोर्टफोलियो के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो चेंज होते जाते हैं, सेम नहीं रह सकते वो। तो आपको अपने उम्र के अनुसार और अपने गोल्स के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार एक प्लान बना के उसको, ये नहीं कि एक प्लान हर एक को फिट नहीं हो सकता है। ये तो आप मानेंगे ना कि ऐसा नहीं है कि कोई एक साइज़ है जो एक बना दिया और सबने उसको फ़ॉलो करना है। हर एक का अलग-अलग बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कस्टमाइज़ होता है वो एक्सक्लूसिवली मेड फॉर यू होता है। वो आप ऐसे जनरल नहीं है कि कहीं से आपने कॉपी कर लिया और उसको उसको इस्तेमाल कर लिया। एग्ज़ैक्टली सर उनसे क्या कहना चाहेंगे आप जो बड़े कन्फ्यूज़्ड रहते हैं? क्या सब कन्फ्यूजन बस वही। सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूँगा उनको कि आप थोड़ा-सा जागरूक हो जाएँ, थोड़ा कैज़ुअल अप्रोच को छोड़ दें, सीरियस हो जाएँ,
रिटायरमेंट प्लानिंग एक सीरियस आपकी लाइफ की एक रिक्वायरमेंट है। बच्चों की अच्छी जगह शादी करना और उनको अच्छी एजुकेशन देना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे आप अपना मुँह मत मोड़िए, ठीक है? और इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने जो इतनी मेहनत से आप पैसा कमा रहे हैं, उसको सही जगह लगाएँ। उसको किसी की बातों में आके, लालच में आके देखिए, लालच एक हो जाता है कि भई क्रिप्टो करेंसी में उसका 1 लाख का 5 लाख हो गया, या उसने स्टॉक मार्केट में लगाया और उसका 3 दिन में पैसा डबल हो गया, या कहीं से कुछ टिप्स आ जाती हैं। तो उन चीज़ों को अवॉइड करके, जिसको हम बोलते हैं कि 2 चीज़ें आकृति अवॉइड करनी चाहिए, एक फ़ियर और एक ग्रीड, एक लालच और एक डर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको आप अपने सिस्टम से निकाल दें और थोड़ा-सा प्लानिंग कर लें और अनुशासन ले आएँ, धैर्य का थोड़ा-सा प्रदर्शन करें। फिर जो है आप पाएँगे कि आपकी ज़िंदगी का जो जीने के मज़े हैं, कई गुना बढ़ जाएँगे वो। सर, एक आखिरी सवाल, एक हैप्पी रिटायरमेंट कैसा दिखता है आपके हिसाब से? हैप्पी रिटायरमेंट ये दिखता है कि पैसों से जुड़ी हुई कोई तकलीफ़ आपको तंग नहीं करती। जी। आप इतने आश्वस्त हैं कि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि जब भी जो भी गोल आएगा, मैं आराम से पूरा कर लूँगा। बच्चों के सामने कभी हाथ फैलाने नहीं पड़ेंगे। जो मैंने सपने देखे हैं, वो सारे पूरे होंगे मेरे। अपनी रिक्वायरमेंट का एक घर होगा। मैंने दुनिया घूमनी है, मैंने 4 धाम यात्रा करनी है, मैंने घूमने जाना है सिंगापुर, हांगकांग वगैरह, उन सब के लिए पैसे जोड़ रखे हैं। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है कि भगवान ना करे कभी बीमार पड़ भी गए अगर, तो सेविंग में डिप नहीं करना पड़ेगा। तो ये हैप्पी रिटायरमेंट है कि आप अपने शौक पूरे कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं प्राउड के साथ कि जीना सीखना है अगर, तो हमारे माताजी से पिताजी से सीखिए कि कैसे वो शानदार तरीके से जिए। हमको अच्छी ज़िंदगी दी उन्होंने और खुद भी अब वो सिर उठा के जी रहे हैं। Right, right. Thank you so much, Anil sir. And this is the Great Indian Retirement Show presented by Bajaj Capital. Aaj invest, kal rest. Thank you, sir. Thank you so much. वेलकम। With the Great Indian Retirement Show. The Great Indian Retirement Show. Presented by Bajaj Capital.